हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने 15 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला गया है द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट इज। किसी भी एक्सीडेंट से जुड़े हुए इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं और हमें इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो 4 ऑप्शन कौन से हैं? कंपनसेशन पेड, यानी जो कंपनसेशन दी गई है। कॉस्ट ऑफ अनप्रोडक्टिव टाइम ऑफ द इंजर्ड, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई पर्सन इंजर्ड हुआ है और वो उस ड्यूरेशन में कोई भी काम नहीं कर पा रहा है तो वो अनप्रोडक्टिव टाइम होगा उसके लिए। थर्ड ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज, मतलब जो कोई मशीन खराब हो गई है एक्सीडेंट की वजह से उसका जो कॉस्ट होगा। और फोर्थ ऑप्शन है मनी फॉर ट्रीटमेंट। दोस्तों, इसको आंसर करने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना जरूरी है कि किसी भी एक्सीडेंट से 2 तरह के कॉस्ट जुड़े होते हैं। पहले तरह के कॉस्ट को कहा जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरे तरह के कॉस्ट को कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। राइट। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट है क्या चीज है? जैसे नाम से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जिनका खर्चा हमें डायरेक्ट दिखता है, जो मॉनेटरी फॉर्म में होंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या बोला गया है? कंपनसेशन पेड। तो कंपनसेशन पेड मतलब किसी भी पर्सन का अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन ने अगर उसे कोई कंपनसेशन दिया है तो ये डायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में होगा या जिस भी फॉर्म में होगा उसके लिए पैसा तो लगेगा ही। राइट। तो ये किस तरह के कॉस्ट में आ गया? एक्सीडेंट के किस तरह के कॉस्ट में आ गया? डायरेक्ट कॉस्ट में आ गया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज। एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई इक्विपमेंट डैमेज हुआ है तो उसकी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कुछ रिपेयर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए भी अगेन पैसा ही लगने वाला है, तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी में मनी फॉर ट्रीटमेंट, तो इलाज के लिए जो पैसा लगेगा वो भी डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ अनप्रोडक्टिव टाइम ऑफ द इंजर्ड। यानी जो पर्सन इंजर्ड हो गया है और जिस ड्यूरेशन के लिए वो अनप्रोडक्टिव है, तो वो कॉस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कॉस्ट कैसा रहेगा? वो कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरह रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है इन एन ऑल्टरनेटर द एक्साइटर प्रोवाइड्स A-A/N। किसी भी ऑल्टरनेटर में एक्साइटर का काम क्या है? तो दोस्तों, कोई भी अगर मैं ऑल्टरनेटर की बात करूं तो इस ऑल्टरनेटर के अंदर 2 मेन पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा आपका स्टेटर, तो फॉर एग्जांपल ये स्टेटर है, और इस स्टेटर के बीच में क्या चीज लगी होती है? स्टेटर के बीच में लगा होता है एक रोटर पार्ट। राइट। तो ऑल्टरनेटर में क्या किया जाता है? इस रोटर को बाहर से डीसी सप्लाई दी जाती है ताकि इस रोटर के ऊपर क्या बन सके? मैग्नेटिक फील्ड बन सके, और इस रोटर को प्राइम मूवर की मदद से घुमाया जाता है। राइट। तो इस रोटर को जब हम प्राइम मूवर की मदद से घुमाते हैं तो इस रोटर ने जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? स्टेटर की वाइंडिंग के साथ लिंक होगा। राइट। और इस प्रोसेस के दौरान जब भी आपका रोटर का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जब स्टेटर की वाइंडिंग को कट करेगा तो स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ बनता है। राइट। तो ये सिंपल सा ऑल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी, डीसी पावर टू एक्साइटेशन वाइंडिंग। एक्साइटेशन वाइंडिंग क्यों कहा जा रहा है रोटर वाइंडिंग को? क्यों? क्योंकि ये जो रोटर है, इस रोटर की वजह से हमारा एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे हैं, इसीलिए इसको एक्साइटेशन वाइंडिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से बनता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया था मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में। तो फिर से हम देख लेते हैं वो कंपैरिजन मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में। तो दिस इज योर मैग्नेटिक सर्किट एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम वोल्टेज जिस तरह से बोलते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। राइट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस तरह से करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है। फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है रिलक्टेंस, तो इसको मैं बोलता हूं रिलक्टेंस। राइट। वोल्टेज वो फोर्स जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, एमएमएफ वो फोर्स जिसकी वजह से फ्लक्स स्टैब्लिश होता है या फ्लक्स फ्लो होता है। राइट। इलेक्ट्रिकल करंट एक्चुअल एक क्वांटिटी है जो फ्लो होती है हमारे सर्किट में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल करंट है। राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? वो एरिया जहां तक आपका मैग्नेट का पावर काम करता है या मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव होता है। रेजिस्टेंस क्या चीज है?
इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो में जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं या इलेक्ट्रिकल करंट को जो भी रेजिस्टेंस मिलता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को अपोज करता है, राइट, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऐसे ही किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है उसे रिलक्टेंस कहा जाता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ का या अवरोध है रिलक्टेंस, ठीक है। अब आप देखो तो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वो क्या बताया था, फ्लक्स किसके बराबर होता है, एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस, राइट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये फॉर्मूला किसके बराबर है, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो ये एक सिंपल सा कंपैरिजन है जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, फिर अब सिंपल सा ऑप्शन हम देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे देखो किसकी वजह से बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई किसकी वजह से बन रहा है, एमएमएफ की वजह से, क्योंकि रिलक्टेंस तो हम रेजिस्टेंस की तरह कांस्टेंट मान सकते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एमएमएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है द जनरल रिलायबिलिटी ऑफ विच टाइप ऑफ वायरिंग इज नॉट गुड, यानी नीचे जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इन ऑप्शन में से किस तरह की वायरिंग की जनरल रिलायबिलिटी खराब है। तो जो ऑप्शन है एक एक करके देख लेते हैं। पहले जो ऑप्शन हमें दिया गया है वो वुड केसिंग वायरिंग दिया गया है, राइट। तो वुड केसिंग वायरिंग में क्या होता है कि वायर के वुड के हमारे पास दो खांचे होते हैं और इन खांचों के अंदर यहाँ पे देखेंगे आप स्पेसिंग होती है, जिन स्पेसिंग के अंदर वायरिंग को डाल दिया जाता है। दूसरी तरह की वायरिंग जो होती है वो कॉन्ड्यूट वायरिंग है। ये सबसे फेमस तरह की वायरिंग है। आप अपने आसपास कहीं भी घर के आसपास आप देखते होंगे या आपके घर में भी जनरली कॉन्ड्यूट वायरिंग ही की जाती है। तो ये सबसे बेस्ट तरह की वायरिंग अभी तक मानी जाती है, राइट, क्योंकि इसमें वायर जो होती है वो दीवार के अंदर होती है, तो एस्थेटिकली भी दिखने में भी अच्छी होती है और वायर्स को मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी अच्छा मिल पाता है। थर्ड टाइप की वायरिंग होती है टीआरएस वायरिंग, वो कुछ इस तरह से होती है। और फोर्थ तरह की वायरिंग है क्लेट वायरिंग। अब देखो इन सब वायरिंग मेथड्स में से अगर आप क्लेट वायरिंग को देखो तो यहाँ पे वायर जो है वो ओपन में है, ठीक है। तो कोई भी इंसेक्ट है या फिर कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन है या वेदर कंडीशन है, सपोज करो कोई पानी वानी है इसके आसपास, कोई ऐसा सरफेस है जहाँ पे लगातार पानी गिर रहा है, या कोई चूहे वगैरह ने ये चूहा वगैरह अगर इस तार के पास जाए तो वो इजीली इसको काट सकता है, राइट। तो जनरल रिलायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से ये जो क्लेट वायरिंग है इसकी जनरल रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है, राइट। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द सिंबल बिलो, मतलब ये जो सिंबल हमें दिया गया है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, राइट। तो ये पहला ऑप्शन हमें दिया गया है डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, डू नॉट वायर द एरिया, स्नेक अहेड, डू नॉट टच, और ऑप्शन नंबर 4 डू नॉट ब्रेक इलेक्ट्रिकल वायर। ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। तो यहाँ पे एक हाथ का सिंबल दिया गया और उसके आसपास एक वायर बनाया गया, तो इससे इसका यही मतलब है कि इस ऑप्शन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर इज, यानी एक डीसी मोटर की मैकेनिकल एफिशिएंसी को निकालने का सही एक्सप्रेशन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। दोस्तों आप समझिए इस बात को कि एफिशिएंसी जब भी हम निकालते हैं तो एफिशिएंसी को हम हमेशा इस तरह से डिफाइन करते हैं, आउटपुट बटे इनपुट, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। जनरली एफिशिएंसी को दर्शाने के लिए हम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर परसेंटेज में एफिशिएंसी दी गई है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर परसेंटेज में एफिशिएंसी नहीं दी गई है तो यहाँ पे हम ये 100 का सिंबल हटा देंगे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शंस में देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, यूजफुल इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट अपॉन में टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, राइट। तो अगर हम इनपुट पावर की तरह देखें तो इनपुट पावर अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें निकालनी है तो हमें जो इनपुट देना होगा वो भी मैकेनिकल पावर के टर्म में ही देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट से अगर हम रिलेट करें तो इनपुट से तो ये टर्म रिलेट हो जाएगा आपका टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ठीक है। किसी भी मोटर के लिए टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड ही मैकेनिकल पावर इनपुट हो गया, राइट। और आउटपुट में देखें तो यूजफुल इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, तो मोटर के आउटपुट में कभी भी इलेक्ट्रिकल पावर नहीं आता है, तो इसको हम इस ऑप्शन को काट देते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखिए यूजफुल मैकेनिकल पावर आउटपुट, ऑब्वियसली अगर मोटर के आउटपुट की बात हो रही है तो वो किस टर्म में होगा, यूजफुल मैकेनिकल पावर आउटपुट के टर्म में होगा। पर इनपुट की बात करें, यहाँ पे हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालनी है तो इनपुट भी जो है हमारी वो भी मैकेनिकल टर्म में होनी चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, यूजफुल मैकेनिकल पावर आउटपुट, यानी आउटपुट पे यूजफुल मैकेनिकल पावर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। इनपुट के लिए टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, राइट। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अगर किसी मोटर की मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें निकालनी है तो ये कैसे निकाली जाएगी, यूजफुल मैकेनिकल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय
टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे ये पूछा गया है 3 आइडेंटिकल रजिस्टर कनेक्टेड इन स्टार। तो हमारे पास 3 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं। आइडेंटिकल रजिस्टर्स का क्या मतलब है कि एक जैसे, तो ये ऐसे 3 मैंने आइडेंटिकल रजिस्टर्स बना दिए, इनका नाम मैंने बनाया आर 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 क्यों लिखा, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, ठीक है। एंड कनेक्टेड टू अ बैलेंस्ड 3 फेज वोल्टेज सोर्स कंज्यूम्स अ टोटल पावर ऑफ 4000 वॉट। मतलब इन तीनों रजिस्टिव लोड्स को हमने क्या करा है, एक बैलेंस्ड 3 फेज वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास एक ऐसा 3 फेज वोल्टेज सोर्स है, राइट। अगेन हमारे पास जो सोर्स है वो 3 फेज है, तो उसको भी मैं स्टार कनेक्शन में ही डाल दे रहा हूँ। इस तरह से ये 3 फेज का सोर्स मेरा कनेक्टेड है। चलो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा स्टार कनेक्टेड लोड है, ये हमारा जो स्टार कनेक्टेड लोड है, ये क्या कर रहा है, टोटल पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो 4000 वॉट की पावर कंज्यूम कर रहा है, 4000 वॉट, राइट। चलिए सही है। ये कौन सी है, ये 3 फेज पावर कंज्यूम्ड है, 3 फेज पावर कंज्यूम्ड। चलो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमने लिख ली है। इसके बाद हमसे ये पूछा गया है इफ द रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस द सेम सोर्स द पावर कंज्यूम्ड पर फेज विल बी। मतलब इन्हीं सेम रेजिस्टेंस को अगर हम डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट कर दें तो हमारी पर फेज पावर कितनी कंज्यूम होगी। यहाँ पे इस टर्म को याद रखना, ठीक है, पर फेज। अब इसको निकालते हैं, चलो। तो यहाँ पे अब हमने सेम रेजिस्टेंसेस को डेल्टा कनेक्टेड कर दिया है, डेल्टा कनेक्शन में डाल दिया है। चलो ये हमने ऐसे इनको डेल्टा कनेक्टेड कर दिया, ऑलराइट। तो एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है कि जो पावर कंजप्शन डेल्टा कनेक्शन में होता है वो किसके बराबर होता है, अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो और सेम नेटवर्क को हमने स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन किया है, तो डेल्टा कनेक्शन में जो पावर कंजप्शन होता है वो स्टार कनेक्शन के मुकाबले 3 गुना होता है, राइट। सेम रेजिस्टेंसेस को अगर आपने पहले स्टार कनेक्शन में लगाया हो और उनको अगर आप डेल्टा कनेक्शन में चेंज कर दें तो पावर कंजम्पशन 3 गुना बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे बस सिंपल फॉर्मूले में रख दीजिए कि अब पावर कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन में जो पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, 3 गुणे में स्टार कनेक्शन में जो पावर कंजम्पशन हो रहा था तो 4000 वॉट पावर कंजम्पशन हो रहा था, तो मैंने लिख दिया 4000 वॉट यहाँ पे, राइट। आंसर आया 12000 वॉट, सही है। और आपने खटाक से ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दिया और यहीं पे आपका हो गया क्वेश्चन गलत। क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, क्या बताया था कि पर फेज पे ध्यान रखना है। तो पर फेज पे जब आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे हमने जो ये पावर कंजप्शन निकाली है, किसकी निकाली है, ये पावर कंजप्शन हमने निकाली है 3 फेज की। पर फेज के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पावर डेल्टा पर फेज निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेजेस से डिवाइड कर देंगे। तो 12000 को कितने फेज का ये सर्किट है, हमारा 3 फेज का सर्किट है, देखो ना 3 फेज वोल्टेज सोर्स लिखा हुआ है ना, तो 3 फेज से डिवाइड कर देंगे ना सर, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, तो इसका आंसर आ जाएगा सर 4000 वॉट। बढ़िया से लिख देंगे इसको, बिल्कुल बढ़िया से लिख देंगे और ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में कि इफ अ बीजेटी हैज टू वर्क एज एन एम्पलीफायर देन इट हैज टू वर्क इन द, मतलब एक बीजेटी है जो कि जिसको आप एम्पलीफायर की तरह वर्क कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए रीजन में से किस रीजन पे उसे वर्क करना पड़ेगा। और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और चौथा ऑप्शन है ब्रेकडाउन रीजन। दोस्तों इसका आंसर करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बीजेटी के बारे में देना चाहता हूं। तो बीजेटी जो है, बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। बीजेटी आपके 2 तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, एनपीएन, सॉरी यहाँ पे छोटा एन बना देते हैं, चलो इसको छोटा एन बना दिया, एनपीएन। और दूसरी तरह का बीजेटी कौन सा हो सकता है, पीएनपी, ठीक है। ये 2 ही ऑप्शन है। और बीजेटी हमारा एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, राइट। तो बीजेटी क्या है, बीजेटी हमारा एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। बीजेटी के 3 टर्मिनल्स की बात करें तो कौन कौन से 3 टर्मिनल होते हैं बीजेटी के, तो एक टर्मिनल होता है इसका कलेक्टर, दूसरा टर्मिनल होता है इसका एमिटर और तीसरा टर्मिनल होता है इसका बेस, राइट है। चलो आप यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर में इस तरह से कलेक्टर एमिटर बेस होंगे, राइट। तो यहाँ पे और पीएनपी ट्रांजिस्टर में उसमें भी कलेक्टर एमिटर बेस ही होंगे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का फर्क कैसे पता करना है, सिंपल सा है, इसको डायोड से आप पहचान सकते हो। देखो डायोड में क्या होता है, डायोड में
इस साइड को बोला जाता है P और जिस साइड लाइन होती है उस साइड को बोला जाता है N। इतना तो समझ में आता ही है सबको, इतना तो पता ही होगा सबको। चलो अब यहाँ पे इस सर्किट में देखो, यहाँ पे इसको अगर आप डायोड की तरह मानो तो इस साइड को मैं क्या बोलूंगा, इस साइड को बोलूंगा P, और जिस साइड ये वाली लाइन है, एरो की दिशा जिस तरफ है, एरो का जो नुकीला हिस्सा है जिस तरफ, तो उस तरफ मैं उसको बोलूंगा N। ठीक है, तो इधर बीच में P है, लास्ट में N है, तो स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, N ही हो सकता है ना। यहाँ पे देखो ना, अगर बीच में P है लास्ट में N है तो स्टार्टिंग में N ही होगा। तो ये जो हमारा सिंबल है, कौन सा सिंबल, ऐसा वाला सिंबल, ठीक है, ये सिंबल किसका होता है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, जिस साइड ये एरो लगा होता है उस साइड को एमिटर बोला जाता है, इसका दूसरी साइड कौन सा होगा, कलेक्टर साइड होगा, बीच का जो आर्म होता है, ये बीच की जो चौड़ी लाइन है इसको बोला जाता है बेस। ठीक है, चलो पीएनपी का सिंबल बता दो फिर। पीएनपी के लिए देखते हैं कैसा होगा। पीएनपी के लिए एरो बस अंदर जाएगा, राइट। तो अभी मैंने बताया ना आपको, एरो जिस साइड होता है उस साइड क्या बनाना है, एन बनाना है, जिस साइड एरो नहीं है उस साइड पी बनाना है। तो बीच में एन है, एक एंड पे पी है, तो तीसरे एंड पे क्या होगा, उस पे भी पी होगा, राइट। और जिस एंड पे एरो लगा होता है, जिस एंड पे एरो है उस एंड को बोला जाएगा एमीटर, जिस एंड पे एरो नहीं है उसको बोला जाता है कलेक्टर, और बीच में तो हमेशा बेस ही रहता है। तो इस तरह से आप एनपीएन और पीएनपी को पहचान सकते हैं। अब आपका एक कोई भी बीजेटी है, ये बीजेटी, कोई भी बीजेटी जो है ना, वो दो तरह से काम कर सकता है, या तो आप उसको एज अ स्विच की तरह काम करा लो, या फिर बीजेटी को आप काम करा लो एम्पलीफायर की तरह। ठीक है, तो बीजेटी को आप एज अ स्विच की तरह भी काम करा सकते हो, या फिर बीजेटी को आप एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करा सकते हो। जब भी अब कोई भी स्विच की अगर आप बात करते हैं तो स्विच कैसे काम कर सकता है, स्विच या तो ऑन स्टेट पे होता है, या तो स्विच कोई भी ऑफ स्टेट पे होता है। सिंपल सी बात है, तो सभी जानते हैं। ठीक है, आपका कोई भी बीजेटी है, बीजेटी ऑन स्विच की तरह काम करता है जब इसे हम लोग किस रीजन में चलाते हैं, सैचुरेशन रीजन में। ये बात याद रखनी है, जब भी आप बीजेटी को सैचुरेशन रीजन में चलाते हो तो वो किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह काम करता है। कौन सा स्विच, ऑन स्विच। तो ये बात याद रखनी है। ओके, अब अगर आप बीजेटी को ऑफ स्विच की तरह प्रयोग कर रहे हो, या ऑफ स्विच की तरह काम कर रहे हो, काम में ले रहे हो, तो किस रीजन में ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है, बिल्कुल सही पहचाना है, कट ऑफ रीजन में, राइट। तो आपका बीजेटी कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की तरह काम करता है। बचा थर्ड रीजन यानी एम्पलीफायर। अब अगर मुझे अपने बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट कराना है तो ऐसा करने के लिए मुझे बीजेटी को कौन से रीजन में चलाना होगा, ऐसा करने के लिए मुझे बीजेटी को एक्टिव रीजन में चलाना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इफ अ बीजेटी हैज टू वर्क एज एन एम्पलीफायर देन इट हैज टू वर्क ऑन एक्टिव रीजन, राइट। अब आप में से किसी को ये भी डाउट आ सकता है कि ब्रेकडाउन रीजन कब आएगा। ब्रेकडाउन रीजन यार आसान है, ब्रेकडाउन रीजन में कभी भी हम चलाते ही नहीं है बीजेटी को, ये ब्रेकडाउन हो चुका, मतलब ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया जाता है कि कौन सा मैक्सिमम लेवल है जिसके बाद हमारा बीजेटी खराब हो जाएगा, राइट। तो ब्रेकडाउन रीजन में कभी भी बीजेटी को नहीं चलाया जाएगा। स्विच की तरह ऑपरेट करना है, सैचुरेशन कट ऑफ, एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट करना है तो एक्टिव रीजन। ठीक है, इसका देखो मैं एक छोटा सा ग्राफ भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राफ में ये अलग अलग रीजन कौन कौन से हैं। तो ये वाला जो रीजन है नीचे वाला, ये दिख रहा है, इस रीजन को बोला जाता है कट ऑफ रीजन। ठीक है, देन ये वाला अगर आपको वर्टिकल रीजन यहाँ पे दिख रहा हो, इस रीजन को बोला जाता है सैचुरेशन रीजन, राइट। और ये जो बीच वाला रीजन है इसको बोला जाता है एक्टिव रीजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है, यूजुअली द डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर डिजाइन टू वर्क ऑन द, यानी बहुत इजी क्वेश्चन, हमसे क्या पूछा गया है, यूजुअली द डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर डिजाइन टू वर्क ऑन द, मतलब हमारे जो घर के अप्लायंसेस हैं किस तरह की वोल्टेज पे काम करने के लिए बनाए गए हैं। और इसके ऑप्शंस तो देखो यार खतरनाक है, ट्रायंगुलर वेव सप्लाई वोल्टेज, डीसी सप्लाई वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई, या फिर एसी सप्लाई वोल्टेज। मतलब जिस बच्चे ने आज तक किताब कभी खुल के भी नहीं देखी होगी वो भी इसका ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेगा और आगे बढ़ेगा। मतलब ये इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलो कर ही देता हूँ, राइट। हमारे घर पे जो भी सप्लाई आती है आप सभी को पता है वो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एसी सप्लाई वोल्टेज, राइट। अब किसी और वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एसी ही क्यों, डीसी क्यों नहीं, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर अभी के लिए समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसी सप्लाई वोल्टेज। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे ये पूछा गया है, द नंबर ऑफ लीड्स प्रेजेंट इन अ पोटेंशियोमीटर। ओके, किसी पोटेंशियोमीटर में कितने नंबर ऑफ लीड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप में से जिसने पोटेंशियोमीटर देखा होगा उसको तो इसका आंसर आंख बंद करके भी पता होगा, जिसने नहीं देखा तो देख लो
ऑब्वियसली सभी ने देखा होगा, ये एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये आपका होता है एक वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग, एम्पलीफायर्स में, रेडियो सर्किट्स में, जहाँ पे भी हमें, आपने देखा होगा वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह में लगे होते हैं ये सब इस तरह के डिवाइसेस, राइट। तो इसमें कितने लीड्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, सिंबल भी ऐसे कुछ होता है, ए बी, और एक जो बीच वाला एक आर्म जो होता है, एक बीच का ये जो आर्म है इसको बोला जाता है मूवेबल आर्म, राइट। तो इसको हम इस तरह से कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 लीड्स होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है, अ प्योर इंडक्टर कनेक्टेड विद डीसी वोल्टेज सोर्स विल बिहेव एज एन डैश इन द स्टेडी स्टेट। यानी एक प्योर इंडक्टर अगर डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हो और अगर उसे हम स्टेडी स्टेट पे चलाएं या देखें तो वो प्योर इंडक्टर किस तरह से काम करता है। दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या होता है। तो अगर सपोज करो कि ये आपका कोई डीसी सोर्स है, राइट, और ये आपका कोई इंडक्टर है, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर स्टेडी स्टेट हो तो उसमें आपका जो प्योर इंडक्टर है वो किसकी तरह काम करेगा, डीसी वोल्टेज सोर्स पे। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि आपने ये जो स्विच है, ये आपका कोई एक स्विच है, इस स्विच को काफी लंबे टाइम तक ऑन करके रखा हुआ है और उसके बाद आप इस सर्किट को देख रहे हो, राइट। इस सर्किट में करंट, वोल्टेज और कुछ भी चीज आप एनालाइज कर रहे हो वो काफी लॉन्ग टाइम के बाद। तो स्टेडी स्टेट मतलब, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब टाइम बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है स्विच को क्लोज हुए हुए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम जैसा जानते हैं कि हमारे पास 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, आर, एल और सी, यानी रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो अंडर स्टेडी स्टेट डीसी वोल्टेज सोर्स पे, डीसी वोल्टेज सोर्स पे स्टेडी स्टेट कंडीशन में इन तीनों के कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये तो बेचारा ट्रांजिएंट हो या स्टेडी स्टेट हो चुपचाप रहता है, सब कुछ चुपचाप सह लेता है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ये जैसे रेजिस्टेंस था ये पहले भी वैसे रेजिस्टेंस की तरह रहता है। अंडर स्टेडी स्टेट में किसी डीसी वोल्टेज सोर्स पे इंडक्टर जो है, इंडक्टर किसकी तरह काम करता है, इंडक्टर हमेशा काम करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, राइट। तो अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई है तो आप इसको ऐसा शॉर्ट सर्किट सीधी तार की तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जबकि कैपेसिटर की बात करें, डीसी सोर्स पे अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन एक कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, यानी इसमें से कोई भी करंट नहीं जाता है, तो इसको हम एज इन ओपन सर्किट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्योर इंडक्टर अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मल्टीमीटर। एक मल्टीमीटर से कौन से नीचे दिए गए कौन से पैरामीटर्स को आप नहीं नाप सकते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, चलो देख लेते हैं। वोल्टेज को नापा जा सकता है मल्टीमीटर से, हाँ बिल्कुल नापा जा सकता है। एनालॉग हो या डिजिटल, दोनों में वोल्टेज तो नाप ही सकते हो। एनालॉग मल्टीमीटर हो या डिजिटल मल्टीमीटर हो, करंट भी दोनों में से नापा जा सकता है, रेजिस्टेंस भी दोनों से नाप सकते हैं। तो क्या नहीं नाप सकते हैं, अगर एनालॉग मल्टीमीटर हो, टेम्परेचर नहीं नाप सकते हो, राइट। एनालॉग मल्टीमीटर में टेम्परेचर नापने का ऑप्शन नहीं होता ना, बहुत सारे डिजिटल मल्टीमीटर में भी नहीं होता। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया ना कि कौन सा एनालॉग है या डिजिटल है, कोई सा भी हो सकता है। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तो एटलीस्ट नाप ही सकते हो। तो अगर सपोज करो इस तरह का कोई आपका मल्टीमीटर है तो इसमें आप देखो क्या क्या आपके पास अवेलेबल है मेजर करने के लिए। वोल्टेज आप नाप सकते हो इसकी मदद से, एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज दोनों नाप सकते हो, करंट नाप सकते हो, माइक्रो एम्पेयर तक में नाप सकते हो, राइट। रेजिस्टेंस नाप सकते हो, कंटिन्यूटी नाप सकते हो, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें दिए गए, राइट। जबकि अगर इस तरह के लेटेस्ट टाइप के हम मल्टीमीटर्स की बात करें तो इस लेटेस्ट टाइप के मल्टीमीटर में अगर आप यहाँ देखो तो टेम्परेचर भी अवेलेबल है, पर जो एनालॉग टाइप के आपके मल्टीमीटर होते हैं उनमें टेम्परेचर मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है, अ सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर इज अ टाइप ऑफ, यानी एक सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर किस तरह की मोटर का टाइप है। तो ये बहुत आसान है, सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर सिंक्रोनस मोटर का टाइप है। ये जो सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर होती है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं ऑडियो सर्किट्स में या ऑडियो डिवाइसेस में। क्यों, क्योंकि ये जो आपके हिस्टैरिसीस मोटर्स होती हैं, इन मोटर्स में जो नॉइसेस कम होते हैं,
मतलब जब ये रोटेट करती है तो ये नॉइस नहीं पैदा करती है, राइट, बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो जो भी ऑडियो डिवाइसेस होंगे वहां जहाँ पे हम चाहते नहीं है कि हमारे इक्विपमेंट से किसी तरह का भी कोई नॉइस आए, राइट, तो ऐसे एप्लीकेशंस पे इस तरह की मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो इसका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल साइजेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया VAR इज द यूनिट ऑफ, VAR किसकी यूनिट है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पावर कैपेसिटर, पावर कैपेसिटर की रेटिंग आप देखो 5 के VAR 400 वोल्ट, राइट। तो हमेशा ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं? इस तरह के पावर कैपेसिटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, ठीक है। तो पावर कैपेसिटर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। तो पावर फैक्टर करेक्शन कैसे करता है? ये रिएक्टिव पावर देके, ठीक है, रिएक्टिव पावर सिस्टम में ये रिएक्टिव पावर देता है और इससे हमारा पावर फैक्टर करेक्शन होता है, राइट। तो जो कैपेसिटर्स होते हैं उसको आप कह सकते हो कि वो रिएक्टिव पावर के सोर्स होते हैं। तो VAR इज द यूनिट ऑफ किसकी है? VAR यहाँ पे देखो ना, ये रिएक्टिव पावर दे रहा है, तो VAR इज द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा क्या है? इन लेड एसिड बैटरी हाउ मच सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। मतलब एक लेड एसिड बैटरी में कितने सारे सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे अगर बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 100 AH 12 वोल्ट हो। तो सपोज कीजिए कि आपके पास इस तरह की कोई ये बैटरी है, आपकी कोई बैटरी है, राइट। तो इस बैटरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के लेड एसिड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता होनी चाहिए कि जो एक लेड एसिड सेल होता है, एक लेड एसिड सेल होता है, इसका एक सेल का 1 सेल, ठीक है, 1 लेड एसिड सेल, एक सेल का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है, मतलब एक सेल के ऊपर जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 2.1 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको ऐसे कितने सेल हमें लगाने पड़ेंगे जिसकी मदद से हमारे 12 वोल्ट बन जाए। तो आप हमेशा ये याद रखो कि बैटरीज को या सेल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है? जब भी सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो वोल्टेज क्या होता है? ऐड होता है, या उनकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो ऐड होती है। और सेल्स को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करो, सेल्स को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करो तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से उनकी करंट कैपेसिटी ऐड होती है, करंट कैपेसिटी ऐड होती है। मतलब चलो मतलब समझा देता हूँ आपको इस स्टेटमेंट का। मतलब है इस स्टेटमेंट का, सपोज कीजिए कि एक सेल है जो 2 वोल्ट का है, एक ही सेल है 2 वोल्ट का है, राइट, और 100 AH का है। लेट्स जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, राइट, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्लस में एक और सेल है 2 वोल्ट का 100 AH, आपने इन दोनों को सीरीज में लगा दिया। तो सीरीज में कैसे लगा दिया जाएगा? तो इस तरह से कुछ, ये 2 वोल्ट का सेल, इसके सीरीज में आपने एक और 2 वोल्ट का सेल लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी भी वर्ड भी लिख लेना तो डाउट नहीं होगा। सीरीज में वोल्टेज कैपेसिटीज ऐड हो जाती है। तो ये टोटल अब जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, इन दोनों सेल्स का जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? टोटल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, टोटल ये जो सेल बनेगा 4 वोल्ट का बनेगा, राइट। करंट कैपेसिटी सीरीज में चेंज नहीं होती है, तो करंट एक इंडिविजुअल सेल की जो कैपेसिटी थी वो पूरी बैटरी की भी उतनी ही रहने वाली है, ठीक है। अगर इसी सेम सेल्स को, इन दोनों सेम सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट ना करके पैरेलल में कनेक्ट कर देते तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, चलो। तो एक ये बैटरी लो 2 वोल्ट की, ठीक है, और नीचे एक और बैटरी लो। इनको पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से जोड़ दो, ठीक है। नीचे भी 2 वोल्ट का सेल है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 2 वोल्ट का सेल है, राइट। अब यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? तो ऊपर वाला जो सेल था ये प्लस माइनस ऐसे, प्लस माइनस ऐसे, ऊपर वाला जो एक सिंगल सेल की कैपेसिटी थी करंट की कितनी? 100 AH थी, नीचे वाले सेल की भी 100 AH ही है, राइट। तो मैंने पैरेलल में आपको क्या लिखवाया है? पैरेलल में मैंने ये लिखवाया है कि करंट कैपेसिटी ऐड होती है, राइट। तो ये जो हमारा इक्विवेलेंट सेल बना इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन से, इस इक्विवेलेंट सेल का क्या आएगी रेटिंग? इस इक्विवेलेंट सेल की जो रेटिंग होगी वो होगी 2 वोल्ट, और पैरेलल में कनेक्टेड होने की वजह से इनकी जो करंट कैपेसिटी है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमने ये पूछा गया है
कि कितने सेल्स हमें सीरीज में लगाने हैं। क्वेश्चन में ही हमें वैसे बता दिया है कि हमें 2 वोल्ट्स के सेल सीरीज में लगाने पड़ेंगे ताकि हमें 12 वोल्ट बनाना पड़े। तो मैंने आपको ये बताया कि एक लेड एसिड सेल का एक सेल का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वो 2 वोल्ट होता है, यानी अगर इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट के आसपास मान लो तो 2 वोल्ट के कितने सेल हमें सीरीज में लगाने पड़ेंगे ताकि आउटपुट में हम कितना वोल्टेज बना सके, 12 वोल्ट बना सके। तो ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत टफ है, बहुत ईजी है, राइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 सेल्स हमें सीरीज में लगाने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।